हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो मोटे मोटे आपके पास 25 दिन बचे हैं और विश्वास मानिए आप लोगों के 25 दिन ही सब कुछ डिसाइड करने वाले हैं। आपने अब तक जितना किया वो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो मैं उससे भी कह रहा हूं कि भाई हिम्मत मत हारना। अगर एनटीपीसी में नहीं हुआ है कोई बात नहीं है, ये हाल आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छा हुआ कि इस टाइम पे ठोकर लग गई। और आप सपने देख रहे थे, बहुत लोगों ने सोच रखा था ग्रुप डी को क्या ही है, इसलिए और अभी अच्छा है कि इस टाइम पे ठोकर लगी है। इसके बाद भी अभी बहुत सारे लोगों को ठोकर लगेगी जो अभी तक ये सोच रहे हैं कि भैया देखो, मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं जब से रिजल्ट आया था पहले वाला भी, कि हर किसी को ये लगता है कि मेरा हो जाएगा। ऐसे ही एएलपी में भी लग रहा था जब पीसीएम वाले पास हो गए थे, लेकिन आप उसके लिए उस चीज को छोड़ देते हो जिसमें आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर हो सकता है। इसलिए जो बच्चे अभी एनटीपीसी से फेल हुए हैं उन्हें शौक मनाने की जरूरत नहीं है। आपके सामने अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है, इसके बाद डायरेक्ट लेवल 6 पे चढ़ जाओगे। मजाक मत समझो, बहुत लड़के ऐसे हैं, मैं ग्रुप डी में खुद ऐसे लड़कों को देखता हूं जो बहुत सारे लड़के बड़ी ही आसानी से आज वो स्टेशन मास्टर हो गए, कोई ट्रेन मैनेजर हो गया है, मतलब गार्ड बन गया है। तो बिल्कुल हार मत मानो, बड़ी आसानी से चढ़ जाओगे, एएलपी भी बन जाओगे, गार्ड भी बन जाओगे, स्टेशन मास्टर भी बन जाओगे। लेकिन अगर आपने शौक मनाने में 3-3 दिन बर्बाद कर दिए तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि उस चीज का क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके रिजल्ट पे। क्योंकि ये सारी जनता जो है, आप दो सोच की ये जनता है, मतलब दो तरह के लोग हैं। एक अभी शौक मना रहे हैं, दूसरे लोग एग्जाम में लग गए कि मेरा वहां नहीं हुआ, अब मुझे यहां फोड़ देना है। ठीक है, अभी कुछ लोगों को लेखपाल के एग्जाम के बाद अकल आएगी, रिजल्ट तो खैर बाद में ही आएगा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि सिर्फ 25 दिन आप दिल लगा के दे दो। इतनी अच्छी प्लानिंग करी है मैंने, इतने अच्छे से आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर कोई नया बच्चा है, मान लो कोई नया बच्चा है, तो वो बच्चा अगर एप्लीकेशन पे जाएगा तो उसको एक सिस्टमेटिक वे में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, मतलब टारगेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद उसको टारगेट की जो टेस्ट सीरीज है वो लगानी है। टारगेट कंप्लीट करने के बाद टारगेट की टेस्ट सीरीज लगानी है। और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को जैसे बताया, मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर, उसमें भी मोस्टली जो टॉपिक्स 2018 में कवर किए गए हैं उन पे मैं आप लोगों को क्या देने वाला हूं, हर सब्जेक्ट की अलग अलग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, मतलब स्टैटिक जीके प्लस 2022 का करंट होगा उसमें। और उसके अलावा आप लोगों का एक सब्जेक्ट बचता है साइंस। सारे के सारी टेस्ट सीरीज, मतलब 25 मिनट मैंने रखा है मैथ्स और रीजनिंग के लिए टाइमिंग, 25-25 मिनट, और साइंस के लिए रखा है मैंने आपके लिए 15 मिनट की टाइमिंग, जिसे मैं बढ़ा के 18 भी कर सकता हूं अगर आप कहोगे तो, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी रहेगा। और जीके के लिए 25 क्वेश्चन के लिए मैंने सिर्फ आपके 20 क्वेश्चन के लिए, जीके के 20 क्वेश्चन के लिए मैंने आपको 10 मिनट का टाइम दे रखा है। इस तरीके से अभी काम चल रहा है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, सिर्फ 7700 रुपए की तो बुक्स आई हैं, जबकि मेरे पास पहले से इतनी सारी बुक्स अवेलेबल थी, लेकिन मैं फिर भी ले आया हूं, मतलब जिससे कि पूरा सारी बुक्स का निचोड़ प्लस मेरा दिमाग और जो दूसरे लोग दिमाग लगा रहे हैं, सारा का सारा आपके पास तक पहुंच जाए। इसीलिए मैंने इस टाइम पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए, कि भाई आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड करा सकूं और चीजें करा सकूं, उसके लिए मैंने इस टाइम में रेस्ट में हूं। मतलब मैं आप लोगों को ये चीजें बताने क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप जितनी तैयारी है उसके साथ भी सिलेक्शन ले सकते हो अगर आपने एक स्मार्ट स्ट्रेटजी और एक अच्छे गाइडेंस के साथ पढ़ते रहे तो। अगर गाइडेंस नहीं होगी तो 3 साल में सिलेक्शन नहीं होगा। अगर गाइडेंस है और आपका बेसिक क्लियर है, और बेसिक अगर क्लियर नहीं भी है तो यार साइंस के सारे लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं। 9th की तो करा ही चुके हैं, एक चैप्टर रह रहा है उसकी भी करा देंगे, ठीक है। और 10th में भी 2 ही चैप्टर हैं, उसमें कुछ है नहीं, लाइट वाला है, इलेक्ट्रिसिटी वाला है, यही मेन चैप्टर है, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको इस टाइम पे ऐसे टीचर की जरूरत है जो आपके कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप करे और चीजों को साथ साथ करा भी दे। जैसे मान लो एग्जांपल ये है, ये नंबर सीरीज है। अब कोई करा रहे हैं मेरा तो नंबर सीरीज नहीं हुआ, 2 नंबर का लगभग क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको यह समझा दिया जाए कि भैया कोई भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आए, उसमें सबसे पहले क्या देखना होता है, सबसे पहले आपको देखना होता है कि भैया कोई चीज क्यूब की फॉर्मेट में तो नहीं है, स्क्वायर की फॉर्मेट में तो नहीं है, प्राइम नंबर्स की फॉर्मेट में तो नहीं है, मतलब कोई चीज अभाज्य संख्या तो नहीं है। सबसे पहले जो आप श्रेणी सीरीज देखोगे तो उसमें सबसे पहले निगाह घुमाओ कि वो अभाज्य संख्याओं की सीरीज तो नहीं है, स्क्वायर तो नहीं कर रखे हैं, पता चला यहाँ 9 लिख रखा है, आगे 16 लिख रखा है, 25, क्यूब की सीरीज तो नहीं है। इतना करने के बाद फिर आपको ये लॉजिक्स लगाने हैं कि प्लस माइनस का लॉजिक तो नहीं है, कुछ जुड़ तो नहीं रहा है, कुछ घट तो नहीं रहा है। अगला लॉजिक है कि 2 दूनी 4 करके तो नहीं जोड़ रखा है। 60% क्वेश्चन इन 2 लॉजिक से हो जाते हैं, 60% क्वेश्चंस। और बाकी आपको जो आंखों से सरसरी निगाह मारी है किस चीज के लिए, प्राइम नंबर के लिए, ओड नंबर तो नहीं है, और इवन नंबर की सीरीज तो नहीं है, या मान लो
स्क्वायर की सीरीज तो नहीं है, क्यूब रूट या क्यूब रूट बोल रहा हूं, क्यूब की सीरीज तो नहीं है। अगर इस तरह से आपने देख लिया उस चीज को तो आप विश्वास मानिए, फिर इसके बाद क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चन 60% क्वेश्चन इन्हीं चीजों से बन जाएंगे। ये लॉजिक बहुत कम यूज होता है, ग्रुप डी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्क्वायर प्लस माइनस वाला लॉजिक बचता है, क्यूब प्लस माइनस। कहने का मतलब मेरा यह है कि आपको इस टाइम पे ऐसा बंदा चाहिए जो आपको 15 से 20 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट बता दे कि भैया ये वाला काम हो जाएगा ऐसे। तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि साला मैंने एक दिन में 3 चैप्टर निपटा दिए, तब आप कुछ कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि भैया मैं तो 4 घंटे तक नंबर सीरीज पढ़ूंगा तो कुछ ना होने वाला, या जो 25-25 क्वेश्चन सोच रहे हो कि मैं 25 क्वेश्चन नंबर सीरीज के लगा लूंगा, तब भी कुछ। कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगा लेना जाके, कोई कुछ नहीं करने वाला है, वहीं से सारी चीजें फंस जाएंगी। इसे कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी और स्मार्ट वर्क। आप स्मार्ट वर्क कर लो इस टाइम पे, सिलेक्शन ले लोगे, कोई रोकने वाला नहीं है। सिलेक्शन 70-75 नंबर पे हो जाएगा। आपको 100 के लिए तैयारी नहीं करनी कि 100 बनना है, आप 70-75 तक तो आओ। जो 70-75 पे चल रहे हैं वो बेस्ट की तैयारी करें, लेकिन जो अभी 40-50 पे पड़ा है भैया उसे यहां तक तो खींचना जरूरी है। तो वो खींचने के लिए आपको एक प्रॉपर मैनर में सारी चीजें एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज तो ऐसी बना रहा हूं मैं, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, सॉल्यूशन लिखने में बहुत टाइम लग रहा है। मतलब सॉल्यूशन लिखने में ये मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यूट्यूब पे कम्युनिटी में डालते क्वेश्चन इस तरह से डलेंगे, लेकिन उस तरह से क्वेश्चन नहीं डल रहे हैं। उनका फ्रेम है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। 6-6 लोग एक दिन में लगे पड़े हैं उस काम पे करने के लिए। फिर भी आप लोगों को बेस्ट चीज प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन आपको विश्वास इस चीज पे रखना है कि भैया जो आपको मैं टारगेट दे रहा हूं वो आपको याद जरूर होने चाहिए। अगर आपने वो चीजें नहीं की, कंप्लीट नहीं की, तो फिर आपका काम खराब हो जाएगा। इसलिए उन चीजों को आप कंप्लीट करते चलिए, बाकी ये सारा काम करा देंगे। एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, इसके बाद मैं आप लोगों को एक 25 दिन की एक वीडियो दूंगा। 25 दिन की किस तरह से आप लोगों को स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरह से आप तैयारी करोगे, बड़ी ही आसानी से सिलेक्शन ले लोगे। कोई बड़ी बात नहीं है यार, तैयारी आपकी पहले से भी, आपने प्री भी निकाला था एनटीपीसी में, और आप ग्रुप डी में सिलेक्शन ले लोगे। बस लगे रहना शिद्दत के साथ। यहां पे देखो, स्टैटिक जीके में आपके जो टारगेट्स रखे गए हैं वो रखे गए हैं केंद्रीय बजट, जैसे केंद्रीय बजट 22 और 23, ठीक है। ये स्टैटिक जीके में है, इसका कंटेंट मैं खुद प्रोवाइड कराऊंगा, वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। साइंस एंड टेक्निक, सारी चीजें टेलीग्राम पे मिल रही हैं अभी, बाद में आप लोगों को एप्लीकेशन पे चीजें देखने को मिलेंगी बहुत सारी। मैं एप्लीकेशन पे अपने नोट्स वगैरह सब मैं बताऊंगा आप लोगों को किस तरह से चीजें देनी है। मैं सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा, आपका काम खत्म। आप लेक्चर देखिए, नोट्स वहां से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से नोट्स बना लो अपने, या लिख लो, जो करना है, चाहे प्रिंट कराओ, जो करना है वो कर लो आप लोग, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये रही। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 के, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें मैं आप लोगों से कहूंगा ये 2 चीजें कवर करेगा, कौन सा प्लेयर कौन से खेल को खेलता है, और जिन लोगों को नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड मिले हैं ये प्लेयर मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस चीज को भी आप लोग जरूर से जरूर कवर करना। इसके अलावा है इकोनॉमिक सर्वे। ये इकोनॉमिक सर्वे से एक आध क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, तो एक रीडिंग जरूर से जरूर मार लेना इस चीज में। पुलित्जर अवार्ड जो है, ये पुलित्जर प्राइज 2022 वाला मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इस चीज को हम प्रोवाइड कराएंगे, आप लोगों को वो चीज करनी रहेगी। मैं फिल्मों से रिलेटेड वीडियो एक प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिसके अंदर सारे के सारे, अभी आप पढ़ लो, एक बार देख लो कि पढ़ना क्या होता है और स्मार्ट वे में पढ़ना क्या होता है। वैसे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज की वीडियो प्रोवाइड करा दी है, मैंने 10 की घातों की वीडियो प्रोवाइड करा दी है, और भी स्टैटिक जीके के टॉपिक कुछ प्रोवाइड कराए हैं, और उन टॉपिक्स को किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी है, सारी की सारी चीजें रट गई हैं। इसी तरीके से बाकी टॉपिक्स भी हम कवर कराएंगे। तो 64 ग्रैमी अवार्ड, और इसके बाद टेनिस ग्रैंड स्लैम भी हमने कराया है। 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021, ये भी करना है आप लोगों को। आईफा अवार्ड 2022, ये भी करना है। इसके अलावा आईसीसी अवार्ड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड है जिससे लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके अलावा भारत के अंदर सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, ये ओल्ड वाली चीजें हैं, नई वाली भी कराएंगे, लेकिन ये ओल्ड वाली चीजें हैं। भारत में प्रथम मैंने पहले दिन टारगेट में दिया था, इसीलिए क्योंकि वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसी तरीके से स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये है कि कौन सी चीज भारत में सबसे लंबी है, कौन सी चीज सबसे छोटी है, कौन सी चीज सबसे बड़ी है। इसके साथ साथ भारत में पहली बार जो होती है काम या हुआ था, वो आपके लिए इंपोर्टेंट है। 2019 में पहली बार क्या हुआ था वो नहीं आना है, 2022 में क्या पहली बार हुआ वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। लेकिन कुछ चीजें, जैसे पहले राष्ट्रपति, पहले प्रधानमंत्री तो 2019 में बनेंगे नहीं, वो तो जब बन गए, तो वो वाली चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करानी है कि पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था,
पहले हमारे राज्यपाल या पहली महिला राज्यपाल कौन थी, इस तरह की जो चीजें हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप कंप्लीट करते चलिए। इसका जो टेस्ट है, जो ये आप टारगेट कंप्लीट करोगे, इसका टेस्ट आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, लेकिन आप टारगेट तो कंप्लीट करिए। टेस्ट तो आप लगा ही लोगे अगर आपने टारगेट कंप्लीट कर रखा है और इसके अलावा रिवीजन कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है उसमें। मैं आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि उस एप्लीकेशन के अंदर कहां पे क्या चीज मिलेगी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज मिलेगी, क्या नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा। इसके अलावा यहां साइंस है, तो भारत में प्रथम हो गया सबसे लंबा बड़ा छोटा। साइंस में मैंने दूरी मापने के कुछ इंपोर्टेंट यूनिट्स, जैसे आपको पता है पूछ लेगा, एक खगोलीय मात्रक में कितने किलोमीटर होते हैं, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं या कितने किलोमीटर होते हैं, एक फैदम में कितने मीटर होते हैं। इस तरह की आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं और वो पूछी ही जाती हैं। इसलिए आप लोगों को ये करने हैं कुछ दूरी के इंपोर्टेंट मात्रक, विभिन्न फलों के खाने वाले भाग, कौन से फल का कौन सा भाग खाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां से पूछा जाता है। तत्व एवं उनके ओर्स मतलब अयस्क, क्या क्वेश्चन है, जैसे पूछ लेता है क्या बताओ, क्या किस तरह के लोहा किससे प्राप्त किया जाता है। पारा बहुत ज्यादा पूछा है, चलो आप लोग बताना कि पारा किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ये बताना है क्वेश्चन। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एल्युमिनियम का लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्युमिनियम का भी आप लोग कमेंट में बताना कि कहां से लिया जाता है। फिर है पादप रोग एवं उनके कारक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। किसका, जो प्लांट्स वाला है। मैं प्लांट्स से ज्यादा चीजें करवाता नहीं हूं, प्लांट्स में बहुत ही कम चीजें करा दी जाती हैं। तो पादप रोग एवं उनके कारक इससे पहले भी हो रखा है, लेकिन अब फिर दोबारा दे दिया है जिससे कि आप रिवाइज कर सको, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। विभिन्न पैमानों पर टेम्परेचर, अब जैसे ये टॉपिक है मान लो, अब इस टॉपिक को बहुत सारे लोग डिफरेंट पता नहीं क्या क्या कराते हैं। एक फॉर्मूला है सिर्फ, इससे आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ना, F-32, ये वाला फॉर्मूला, F-32/180, C-0/100 के अब मैं इसमें बता भी दूं क्या है। ये जो 32 है इसका मिनिमम पॉइंट होता है। जब यार मैंने समझाया, मैंने बना रखा है, मैं फिर भी तुम्हें समझाऊंगा बाद में। ये क्या है, जैसे मान लो किसी ने स्केल बनाया तो उसने अपना मिनिमम स्केल रखा 32 और मैक्सिमम रखा उसने 180, ठीक है, और इस चीज को वो 180 कह रहा हूं, मैक्सिमम रखा उसने 212 और इसे 180 भागों में उसने डिवाइड कर दिया। तो यहां होती है भागों की संख्या कि उसने जो अपना स्केल बनाया उसे कितने में डिवाइड करा, तो यहां भागों की संख्या होती है, यहां मिनिमम होता है। ऐसे सेल्सियस स्केल की बात करूं तो सेल्सियस का मिनिमम 0 उसने रखा था, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन उसने अपने स्केल में 0 रखा। मान लो 0 से लेकर 100 तक बनाइए स्केल, तो यहां 0 आएगा और यहां 100। कितने पार्ट्स में उस चीज को बांटा उसने, मान लीजिए ये स्केल उसने बनाया, यहां उसने 0 लिखा और यहां उसने क्या लिखा, 100 लिखा, और फिर इसे 100 पार्ट्स में बांट दिया। तो यहां 0 ये वाला लिखते हैं और 100। ऐसे K-273 उसने अपने 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे उसने अपने उसे 273 केल्विन कहा, तो उसे 273 यहाँ, 100 यहाँ, ऐसे रीमर स्केल होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रीमर वाला। ये 3 चीजें आपसे पूछता है, यहीं से क्वेश्चन लगातार पूछता है। किस स्केल पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप क्या करोगे, सिर्फ यहां पे भी x रख दो, f की जगह यहां पे भी x रख दो, बराबर मानना है ना, और आप निकाल लो क्या आएगा, ये आप बताना, ठीक है, जो भी आएगा। इस तरीके से अगर मान लो आपसे पूछ रहा है कि 337 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, तो यहां पर 337 लिख दो, फ़ारेनहाइट अपने आप निकल के आ जाएगा। सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। वैसे मैंने लेक्चर प्रोवाइड कराया हुआ है इसका, ठीक है, जो टेम्परेचर वाला चैप्टर है उसमें कराया हुआ है, फिर भी बता देंगे। ये वाली चीज आप लोगों को करनी है। इसके अलावा तो विभिन्न पैमानों पर टेम्परेचर इसके लिए बताना है। बायो में मैंने नर्वस सिस्टम आप लोगों को दे दिया, इसकी स्पेलिंग तो मत जाना, नर्वस और बस की अगर गलत भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या पता है ना, जिसमें आपके दिमाग से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। ये वाली ग्लैंड कहाँ होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होगी, मस्तिष्क से रिलेटेड आपकी सारी चीजें, कि मतलब याददाश्त वाला भाग कौन सा होगा, क्या होगा, इसका लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा। तो एक चीज आपको ये कंप्लीट करनी है, क्लास 10th की एनसीईआरटी का जो इलेक्ट्रिसिटी वाला आपने चैप्टर किया, उसके प्रीवियस ईयर आप लोगों को लगाने ही लगाने हैं। उसके साथ साथ हम इलेक्ट्रिसिटी के भी क्या लगा, वो इलेक्ट्रिसिटी के तो लगा ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम लाइट वाले चैप्टर के भी कराएंगे प्रीवियस ईयर। ये दोनों चीजें रह रही हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 भी दे दिया मैंने। और जो चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 13 में आप लोगों को बता दूं, यहाँ बुक तो दिख नहीं रही है एनसीईआरटी, ये दिख गई, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ दाएं हाथ से इतनी ज्यादा चीजें नहीं आती हैं जितनी आपको चीजें पूछता है विद्युत मोटर के बारे में पूछेगा आपसे, और उसके चित्र वित्र नहीं आने चाहिए आपको, बस ये पता होना चाहिए कि विद्युत मोटर कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करती है, ठीक है।
और विद्युत मोटर या विद्युत जनरेटर जैसे जनरेटर है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चुंबक में जो N और S ध्रुव है, धारा किधर से किधर बहती है, ठीक है, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इससे ज्यादा चीजें नहीं पूछता है वो, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यही चीजें हैं। बाकी एक बार बस रीडिंग मारनी है इस वाले चैप्टर की, ये है आपकी एनसीईआरटी। इस चैप्टर के आप एनसीईआरटी की रीडिंग मारना, बाकी इनकी पीडीएफ आप लोगों को सब एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। ये देखो दक्षिण हाथ का अंगूठे का नियम, तो 2 से 3 दिन में आप लोगों को एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगी। और ये चीजें इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैंने मार्क की हैं, ये वाली जो चीजें हैं, विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर, ये बस इतना ही आप लोगों को करना है इस चैप्टर में, ज्यादा नहीं करना है। और ये वाली चीज बार बार मैं बताता हूं, इसे जरूर पढ़ लिया करो। अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो कम से कम इसे जरूर पढ़ लिया करो, ठीक है। इसमें आपके पूरे चैप्टर का सारा सारांश दिया होता है कि इस चैप्टर के अंदर क्या चीजें थी क्या नहीं थी, ठीक है। तो वो वाली चीज आप कर लेंगे तो आपके ये टारगेट्स हो गए। PYQ ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कल आपका, आज तो टारगेट चला गया, कल आपका टारगेट ये वाला कंप्लीट करोगे, परसों आपके पास टारगेट नहीं जाएगा, उससे अगले दिन 2 दिन का टारगेट्स आपको मिलेगा, चाहे वो अलग अलग मिले चाहे जैसा करे, मतलब 4 दिन हफ्ते में टारगेट्स करने हैं। तो रिवीजन का आपके पास पूरा टाइम है, शिद्दत के साथ मेहनत करो और इन सारे टारगेट्स को कंप्लीट करो। मैथ्स में ये वाला चैप्टर दे रखा है आपको, घातांक एवं करणी वाला, ये वाला चैप्टर दे रखा है। ये आपको जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं उससे आपको बेस क्लियर करना है, मतलब वो क्वेश्चंस तो करने ही हैं। इसके अलावा घातांक एवं करणी आप चाहो तो किसी का भी लेक्चर देखना चाहो उसका लेक्चर देख लो, ठीक है। और इसके अलावा बोथ चैप्टर्स के PYQ, जो एवरेज वाला चैप्टर है उसके PYQ आपके पास नहीं गए हैं तो उसके आप लोगों को PYQ प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, उसके भी PYQ नहीं गए हैं तो कुछ PYQ अभी चले जाएंगे और कुछ आपको कल जाएंगे। ये आप लोगों को दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। रीजनिंग में मैं बात करूं तो नंबर सीरीज, जो मैं आपको इसके फंडे समझा ही चुका हूं कि सबसे पहले देखते हैं कि कोई सीरीज जो है वो अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड या स्क्वायर से रिलेटेड या क्यूब से रिलेटेड तो नहीं है। उसके बाद आप फंडे लगाते हो प्लस माइनस, गुणा प्लस माइनस, इन 4 चीजों से ही आपके 60% क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद अगर लॉजिक लगाना है तो भाग प्लस माइनस का, स्क्वायर प्लस माइनस का, क्यूब प्लस माइनस का। और जब ये सारे फंडे फेल हो जाएं तब आप लगाओ ट्री मेथड। ट्री मेथड का क्या है? ट्री मेथड वही होता, बताएंगे, चलो आप क्वेश्चन जब कराएंगे तो कराएंगे। ट्री मेथड में क्या है कि जैसे मान लो सीरीज दे रखी है तो वही 2 का डिफरेंस करते चले जाओ, फिर ऐसे करते चले जाओ, ऐसे करते चले जाओ, तो उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन एक याद रखना, ट्री मेथड कभी भी ना अभाज्य संख्याओं पे अप्लाई होता है, ना स्क्वायर पे अप्लाई होगा, ना क्यूब पे अप्लाई होगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको वहां पे। अगर कोई सीरीज क्यूब में है, स्क्वायर में है, तब आपको ट्री मेथड से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, मतलब अंदाजा लगा लो, मिल जाएगा, लेकिन बहुत दिक्कत आएगी जब आपको उसका डिफरेंस पता चल रहा है कि भैया 4 के और 9 के बीच में 5 का डिफरेंस है। आप डिफरेंस से अंदाजा लगा रहे हो, आपको आंखों से डायरेक्ट नहीं दिख रहा कि वो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और वहां पे 9 लिखा हुआ है वहां पे। तो पहले सबसे स्क्वायर देखना, यही चीजें देखनी है कि अभाज्य संख्या तो नहीं है, स्क्वायर तो नहीं है, क्यूब तो नहीं है, और फिर आपको ये वाला प्लस माइनस वाला लॉजिक लगाना है और गुणा प्लस माइनस वाला लॉजिक लगा के फिर आप लोग ट्री मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर के केसों से नहीं करना है। और जब ये सब चीजें लगें कि फेल हो रही हैं, एक चीज थोड़े से देखना, जैसे सीरीज दिखे तो आपके दिमाग में आना चाहिए, देखना कहीं ऐसा ना हो कि 2 सीरीज घुसी पड़ी हो उसमें। तो वो 2 सीरीज जब होती हैं, जब आपको ये दिखेगा, अलग से ही दिख जाएगा। एक जगह दिख रहा होगा A, फिर दिख रहा होगा M, फिर दिख रहा होगा B, फिर दिख रहा होगा N, दिख गया कि एक M वाली सीरीज है, एक A वाली सीरीज है। इसी तरीके से आपको दिख जाएगा एक A फिर एक नंबर, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि एक नंबर वाली सीरीज है और एक लेटर वाली सीरीज है। चलो अगर आप लोग कहोगे तो उसका लेक्चर भी प्रोवाइड करा देंगे, हो सकता है नंबर सीरीज का मैं प्रोवाइड करा दूं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ख्याल रखिएगा, जितना आप लोगों को कराया जा रहा है आप कवर करते चलिए। टेस्ट सीरीज की बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आप लोगों की, सारी चीजें मैं उसमें दूंगा। सॉल्यूशन मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को PDF फॉर्मेट में मैं सोल्व करके, या जो कोई और होगा वो उस बंदा सोल्व करके, जितने भी 75 क्वेश्चंस हैं, या मान लो जो मैं प्रीवियस ईयर के कह रहा हूं उसके सोल्व करके आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी उस चीज की। आप PDF से क्वेश्चन करो और उसके PDF से आंसर्स देख लो। आंसर्स तो मतलब वहां भी होंगे, ऐसा नहीं आंसर नहीं होंगे, मतलब सॉल्यूशन आप PDF से देख सकते हो। वैसे उसके नीचे भी लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको PDF भी मिल जाएगी, जिससे आपका मन कर रहा है प्रिंट निकालने का तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।